नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2024 7 फेज का चुनाव आज संपन्न हो गया। दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत गणराज्य का यह महापर्व संपन्न हुआ और 4 तारीख को मतगणना के बाद परिणाम वापस आ जाएंगे। इस देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी ने कितनी दूरी तय की, इस सफ़र में कितने पड़ाव आए, कितने महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस आए। 1951-52 में जब पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर 2024 तक के चुनाव में चुनाव लड़ने के तरीके, चुनाव के मैकेनिज़्म, मैशनरी, रूल्स, स्लोगन्स, आइए इस पर एक विवेचना करते हैं कि इस सफ़र में, इस देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुकाम आए। संक्षिप्त में इस बात को रखते हैं और ये बड़ा दिलचस्प होगा। देश का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ और ये 489 सीट्स के लिए था। पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े उसके हिसाब से 44.87% मत पड़े थे और कांग्रेस ने ये चुनाव जीता और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से उस वक़्त देश के पास और देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। विभाजन के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल थी, गरीबी, बदहाली, अनाज की कमी, विभाजन के दर्द, उसके बावजूद चुनाव हुआ। इतिहास के पन्नों में यदि आप झांकेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका सहित ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश बहुत एप्रीहेंसिव थे। उन लोगों को ये लग रहा था कि भारत का यह नेसेंट डेमोक्रेसी, नवजात शिशु प्रजातंत्र शायद बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले चुनाव ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम बाय नेचर डेमोक्रेटिक हैं और हमारा देश और हमारा सिस्टम, हमारा सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट है। उस चुनाव में मुख्य रूप से विभाजन का दर्द, आज़ादी मिलने की खुशी, नेहरू और गांधी के साथ जो देश ने सपना और बाकी सभी लीडरों के साथ जो सपना देखा था, उस सपनों के साथ प्रजातंत्र का ट्विस्ट, यही सारे मुद्दे थे। और कांग्रेस ने 364 सीट जीता था। जीत बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और चुनाव के ट्रेंड हमने सेट कर दिए थे। बताते हैं कि उस दौर का जो चुनाव था कई एक चरणों में हुआ। हमारे पास संसाधन की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, सारी चीज़ें। दूसरा चुनाव 1957 में हुआ, नेहरू जी फिर प्रधानमंत्री बने। मोटे तौर पर उसी इफोरिया को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। 52 से 57 के बीच में देश ने कुछ हौले हौले कदम बढ़ाए। प्लानिंग कमीशन, कृषि, अन्य चीज़ों में, और नेहरू जी की विदेश नीति, उन सारी चीज़ों में हम आगे बढ़े और देश ने दोबारा कांग्रेस में भरोसा जताया। मतदान का प्रतिशत तो बहुत नहीं बढ़ा, 45.44% ही था, लेकिन सीटें 371 हो गई कांग्रेस की। आपको पता है कि उसके बाद 64 में नेहरू जी का चाइना युद्ध के बाद निधन हो जाता है और शास्त्री जी अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हैं। तीसरा चुनाव 62 में होता है।
अब चुनावी राजनीति में थोड़ा सा अंतर आता है 67 में इंदिरा गांधी आती है और एक नया उत्साह, नया कलेवर भारतीय राजनीति में आता है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आता है। और पहली बार 50% से ऊपर 61.04% सीटें हालांकि घटी, लेकिन प्रतिशत बढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि अपोजिशन, जो कि डेमोक्रेसी का जान होता है, उसमें जान आया। किसी भी वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। 71 में फिर इंदिरा गांधी आई और बहुत ज़बरदस्त मेजोरिटी से 352 वोट। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि ये जो ट्रेंड था पहले चुनाव से लेकर और 5वें चुनाव तक, ये बाय एंड लार्ज बड़े ट्रेडिशनल तरीके से लड़ा गया। कोई मशीनरी नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, लोग इसको पर्व की तरह मनाते थे, उत्साह से मनाते थे। आम आदमी, कार्यकर्ता झंडा लेकर स्लोगन निकालते थे। उस समय के अखबारों को अगर आप आर्काइव में देखेंगे तो आप पाएंगे कि गलियों में, नुक्कड़ों पर उत्सव का, पर्व का माहौल रहता था। इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी ने पहली बार इस देश में प्रजातंत्र के स्तंभ को, प्रजातंत्र के इस मजबूत इमारत पर एक प्रहार किया। वो प्रहार तो यह प्रजातंत्र सह लिया, लेकिन वहाँ से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक अंतर आया। और जो 77 का चुनाव आया, आपको पता है कि देश ने बता दिया कि अधिनायकवाद और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। और पहली बार यह भी बता दिया कि सरकारें किसी की हो, माइट किसी का हो, तंत्र किसी का हो, प्रजातंत्र जीतता है। और इसलिए ये बात हमेशा समझनी चाहिए कि मीडिया, सरकारी तंत्र, अधिकारी या चुनाव आयोग कभी किसी पार्टी को विजय नहीं दिला सकता है। और अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी से ज़्यादा पावरफुल अभी के लोग नहीं हैं। वो स्लोगन इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, सारी चीज़ें, प्रेस उनके हाथ में, सेंट्रलाइज्ड पावर, चुनाव आयोग, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद देश ने बता दिया और कांग्रेस का सफाया कर दिया। 60.49% जनता पार्टी सरकार बनाई, 295। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद चीज़ें बड़ी अनस्टेबल होनी शुरू हो गई। मैं थोड़ा और स्केप करके आगे बढ़ता हूँ। इंदिरा गांधी की हत्या हुई और 84 में जो 8वां लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें राजीव गांधी ने अभी तक का रिकॉर्ड 414 सीट लाया, 64.01%। यह चुनाव पहली बार सेंटिमेंट पर लड़ा गया। भारतीय समाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज आदि चीज़ों से कई बार डेविएट हो जाता है और इमोशंस, सेंटिमेंट्स, एक्साइटमेंट या क्रोध में आकर वोटिंग पैटर्न चेंज कर देता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एक सहानुभूति की लहर हुई और वो पूरा चुनाव, 8वां चुनाव 541 सीट पर हुआ और कांग्रेस 414 सीट लाया। राजीव गांधी। लेकिन उसके बाद फिर 9वां इलेक्शन जब हुआ, जिसमें वीपी सिंह बने, आपको पता है कि पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू आया। बोफोर्स कांड आप सबको याद पता है। चुनाव हुए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ। और चुनाव जो है वो, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोलिशन पार्टीज, इन चीज़ों का दौर हुआ। आप सबको पता है कि उनकी सरकार चल नहीं पाई, अंतर्द्वंद्वों के कारण गिरी और फिर
नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने 91 में। यद्यपि माइनॉरिटी की सरकार थी, लेकिन फिर भी ये 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और इस दौरान आपको पता है कि देश में उदारीकरण, औद्योगिकरण और जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और चीज़ें बदली, और वहाँ से भारतीय राजनीति का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनाव, उसका ट्रेंड भी बदला। आप सबको पता है 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, सरकारें चली नहीं। फिर 98 में चुनाव हुआ, फिर वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, और 99 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। ये जो दौर था, यह दौर भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन या सरकार, माने आप यूँ समझें कि पहली बार एक सफल प्रयोग हुआ जहाँ कांग्रेस के विकल्प के रूप में सरकारें आई। लेकिन फिर अंतर्द्वंद्वों के कारण चीज़ें बदली और 2004 में चुनाव हुए 543 सीट पर, और मनमोहन सिंह सरकार में आए। आपको पता है सोनिया गांधी ने उसको रिफ्यूज़ किया। तो 2004 और 2009 ये दोनों चुनाव हुए किसी तरीके से, चूँकि 2004 में मात्र 145 सीट था और 2009 में मात्र 206 सीट था। तो यहाँ से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और कांग्रेस पहली बार कमज़ोर हुई और कोalition का पॉलिटिक्स इसमें भी शुरू हो गया। इस दरमियान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के ट्रेंड में बहुत अंतर होना शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना शुरू हुआ, नए नए प्रयोग आने शुरू हुए, लेकिन फिर भी चुनाव कैंपेन के रूप में होता था। लोग अपने बातों को रखते थे, स्कैथिंग अटैक नहीं होता था, पॉलिसीज पर बात होती थी। आक्रमण भी होता था तो वो आक्रमण कभी भी व्यक्तिगत तौर पर हो जाए ऐसा बहुत कम, कुछ अपवाद को छोड़ करके होता था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 2009 तक बेसिकली चुनाव 2 फेज से गुजरा। पहला, जहां भारत आज़ादी के और प्रगति के लिए देश को वोट दे रहा था, जहां लोग चुनाव लड़ते थे, आम आदमी का इलेक्शन था। 77 के बाद आम आदमी की सहभागिता घटनी शुरू हुई, क्रिमिनलाइजेशन, रिलीजन और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग बोलते हैं तिकड़मबाजी, वो आना शुरू हुआ, गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। लेकिन 14 जब आया, 14 में 16वां जब हुआ चुनाव, तो उसमें 66.44% वोट पड़े। यानी फिर याद रखिए, जब कभी भी बदलाव के लिए वोट होता है, गुस्से में वोट होता है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट होता है, तो वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है। आमतौर पर 282 सीट लाया गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। सीधे मुख्यमंत्री के बाद सीधे प्रधानमंत्री बन गए। 2014 के चुनाव का स्लोगन, और 2014 में पहली बार चुनाव लड़ने के तरीके में 3 परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन, टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, और मीडिया का और सोशल मीडिया स्टार्ट हो गया था, बट मीडिया का वहीं से गोदी मीडिया टाइप चीज़, इनफैक्ट अगर आप कहें तो 2014 के चुनाव में ही गोदी मीडिया टाइप चीज़ का जन्म होना शुरू हो गया था। 2014 का चुनाव कांग्रेस के असफलता, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के बैड गवर्नेंस और मोदी जी के गुजरात में जो गुड गवर्नेंस और गुजरात मॉडल आदि की जो बात हुई, उसमें चलना शुरू। एक और चीज़ याद रखिए, कांग्रेस के इस दौर ने तुष्टीकरण का जो काम किया, इस दौर में आतंकवाद, कश्मीर जलता रहा और लगातार देश में आतंकवादी घटनाएं होती रही,
और सरकार बहुत मजबूती से टैकल नहीं करती थी। और हम लोगों को एक नाम दिया गया सॉफ्ट स्टेट, इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, और टेरर का शिकार हम लोग हुए। और इन्हीं सब कमियों और इन्हीं सब कमजोरियों के कारण 2014 में देश को लगा कि नरेंद्र मोदी टाइप एक मजबूत आदमी आएगा। उस समय आप याद रखिए कि चुनाव में सेकुलरिज्म का मतलब होता था कि टिल्टेड टुवर्ड्स मुस्लिम। मुझको याद है कि कई घटनाएं ऐसी हुई, उस वक्त गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, मीडिया में निकल गया, 3 बार वो घटनास्थल पर गए, तीनों बार अलग सूट पहन करके गए। ये सब चीज़ें पब्लिक को बहुत ख़राब लगा। और 14 का चुनाव एक पूरा, माने आप यूं कहें कि इलेक्शन के लड़ने के तरीके में पूरा बदलाव हो गया। टेक्नोलॉजी का नंबर 1, मीडिया का नंबर 2, और स्लोगन्स, मैंने उस बार लगा, माने नारे लगने लगे, तुकबंदी होने लगी, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह का ट्रेंड नया बदला। और जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। वॉल राइटिंग, चुनाव आयोग को भी कुछ शक्ति हुई, लेकिन डिजिटाइज्ड होना शुरू हो गया। वॉल राइटिंग, लाउड स्पीकर पर प्रचार, लाउड स्पीकर लगाकर भाषण देना, टेम्पू पर, गाड़ी पर पोस्टर लगाकर, रिक्शा पर माइक लगाकर कैंडिडेट के बारे में प्रचार करना, ये चीज़ें खत्म हो गई 2014 में। 2019 का चुनाव एक स्टेप और आगे बढ़ा, और 2019 के चुनाव में आप यूं कह सकते हैं कि कैंपेन का जगह ले लिया इवेंट मैनेजमेंट, और एक नया शब्द आ गया, उसको बोलते हैं इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट। चुनाव रणनीतिकार नामक एक नया शब्द आया, उसी में प्रशांत किशोर सहित और बहुत सारे चीज़ आ गए। वैसे तो ओपिनियन पोल सबसे पहली बार इस देश में 1957 में किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपिनियन पोल, अगर मुझको ठीक से याद हो। लेकिन उसके बाद एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का बाजार चलने लगा, सट्टेबाजी चलने लगा, और ये बात सामने आई कि कुछ लोग पैसा देकर ओपिनियन पोल करवा रहे हैं, कुछ लोग पैसा देकर, और बहुत ज़्यादा पैसा। बड़ी बड़ी कंपनियां, ये जो मीडिया हाउसेज हैं, जिनके पास अभी हेलीकॉप्टर हैं, प्लेन हैं, करोड़ों रुपए का ये स्टूडियो है, ये सब जगह ले लिया है। स्टूडियो में जो डिबेट्स होते थे, वो डिबेट नहीं, वो एग्रेशन का रूप ले लिया। 14 के बाद टीवी के एंकर कंटेंट पर कम और अपने ड्रेस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। लगता था कि वो एंकर कम और एक्टर ज़्यादा, एक्टर एक्ट्रेस ज़्यादा है। प्रोफेशनल ड्रेस मेकर्स उनके ड्रेस बनाते थे, किस रंग का सूट हो, किस रंग का टाई हो, किस रंग का साड़ी हो, स्कर्ट हो, वगैरह वगैरह। तो 2019 के चुनाव में जो 3 प्रमुख बातें थी, वो पहला था कैंपेन वॉज रिप्लेस्ड बाय इवेंट मैनेजमेंट, वर्कर्स वेर रिप्लेस्ड बाय बूथ मैनेजमेंट, और लीडर्स वेर रिप्लेस्ड बाय राजनीतिक रणनीतिकार। तो कैंपेन को हटा दिया इवेंट ने, नेताओं को हटा दिया रणनीतिकार ने, और वर्कर्स को हटा दिया ये सारे लोग ने। लेकिन वहाँ भी कुछ हद तक चीज़ें उस रूप में नहीं गई थी, और इसको आप कह सकते हैं कि इट वाज कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर। कुछ चीज़ें कंटिन्यू की, लेकिन 2024 का चुनाव अपने आप में अभूतपूर्व था। आइए हम लोग देखते हैं कि पहली बार 2024 के चुनाव में पहली बार 7 फेज में न सिर्फ नारे बदले, न सिर्फ ट्रेंड बदला, न सिर्फ मैकेनिज्म बदला, न सिर्फ तरीके बदले, सब कुछ बदल गया। और ये 7 फेज का चुनाव मानो 7 चुनाव अलग अलग हुए। याद कीजिए, पहला फेज, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। 15
अगर मुझको याद है तो 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई और बाकी लोगों के साथ मीटिंग की और सभी सेक्रेटरीज को कहा कि आप लोग 100 दिन का एजेंडा तैयार रखिए, आपके लिए अवकाश और हॉलीडे नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ। यही आत्मविश्वास का, ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का प्रयोग नहीं किया था और इस तरह की बात नहीं कही थी। अब उसके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत था या सही था, लेकिन ये एक डिपार्चर था ट्रेडिशनल तरीके का कि चुनाव में हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में आएंगे उस प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन हम क्या, बाद में उसको कहा गया 150 दिन का प्लान करिए। उसके बाद जब पहला फेज का चुनाव हुआ तो लोगों ने देखा कि भाई तो गड़बड़ हो रहा है, आवश्यकता और आकांक्षा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो दूसरे फेज में अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार का जो ट्यून था, उसका जो पिच था वो लो हो गया। और पहले फेज में जो एग्रेशन था वो इसलिए भी हो गया कि अपोजिशन पार्टीज लेड बाय कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन, और उसके जो आर्किटेक्ट थे नीतीश कुमार, मोदी जी ने एक साइकोलॉजिकल ब्लो, साइकोलॉजिकल प्रहार करने के उद्देश्य से जो आर्किटेक्ट था उसी को भगा दिया। तो आर्किटेक्ट ने ही पलटी मार दी और ऐसा लगने लगा, मीडिया में ये चर्चा होने लगी कि इलेक्शन तो वॉक ओवर है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, बस औपचारिकता है। हद तो तब हो गई कि ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं और जो एंकर हैं वह यही बात परोसने लगे कि तो वॉक ओवर है। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में उनकी इंटेंसिटी घट गई। तीसरे चरण के चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन ने काउंटर अटैक करना शुरू हुआ। इसलिए याद रखिए 2024 का चुनाव इस दृष्टिकोण से भी 2014 के चुनाव और 19 और 14 के चुनाव से अलग है कि इस बार पहली बार स्कैथिंग अटैक ये लोग करना शुरू किया। 14 और 19 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो बोलते थे, जो नैरेटिव सेट करते थे, पूरा विपक्ष उसी पर चिल्लाने लगता था। लेकिन इस बीच में जो राहुल गांधी ने न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, इसने उनके पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया। एंड ही ग्रेजुअली ही बिकेम पॉलिटिकली वेरी मैच्योर्ड। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके स्पीच पैटर्न, उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके थॉट प्रोसेस, सब में बदलाव आया। और पहली बार इन लोगों ने काउंटर अटैक करना शुरू किया और उलट, आप सोचिए पूरा खेल उलट गया। अब इन लोगों ने अटैक किया और बीजेपी उस पर बोलना शुरू की। पहले बीजेपी जो बोलती थी, विपक्ष वही बोलना शुरू होता था। अब इन लोगों ने कहा प्रजातंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। इसलिए देखिएगा तीसरे चौथे चरण जाते जाते बीजेपी ने वही काम शुरू कर दिया। पांचवा चरण आते आते, पांचवा और छठा चरण आते आते तो हद हो गई। अब की बार 400 पार खत्म, संविधान, और आश्चर्य लगा, मैंने एक्सटेंसिवली घूमा भी, नीचे तक लोगों को लगने लगा, कुछ बीजेपी के बड़बोले नेताओं ने मीडिया में कहना शुरू किया कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदल देंगे। वो एक नैरेटिव चल जाता है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने पांचवें और छठे चरण के चुनाव में जातियों की बात करना शुरू किया। आप गौर देखिएगा, 14 और 19 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी खासकर, उनका ये नैरेटिव कभी नहीं रहा, उनका ये प्लैंक कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार अंत आते आते तो हद हो गई। इसलिए याद रखिए दोस्तों कि डेमोक्रेसी और इंडिया इतना व्यापक है ना कि इसको कोई आदमी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। ये भ्रम किसी को भी नहीं पालना चाहिए कि मीडिया और मैशनरी मिलकर के लोग चुनाव जिता देंगे। यह भ्रम है और यह भ्रम हर बार टूटता है। अब जरा खेल देखिए, आज अंतिम चरण खत्म हो गया। इस चुनाव में एक और चीज हुआ। पहली बार जो मेन मीडिया है उसकी स्वीकार्यता, उसकी व्यूअरशिप और उसके कंटेंट की तुलना में यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स
की स्वीकार्यता, इसकी व्यूअरशिप और इसके कंटेंट ने बढ़त हासिल कर ली। इसलिए याद रखिए, सोसाइटी में कोई चीज़ वैक्यूम में नहीं चलता है। मेन मीडिया में जब ये वैक्यूम क्रिएट हुआ तो ये वैक्यूम को फिल कर दिया यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स ने स्पेशली। कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। और आज ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स के कंटेंट, उसकी व्यूअरशिप, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी स्वीकार्यता मेन मीडिया से ज़्यादा हो। और इसमें भी देख लीजिए, मेन मीडिया खास करके कुछ जो गोदी मीडिया है, अभी भी आप सोच करके देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू नहीं देने के लिए कुख्यात हो गए थे, वो लगातार एक एक दिन में 3-3 बार इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। यह भी इस बात का द्योतक है कि कैसे चीज़ें बदली। इसलिए मैं कहता हूं कि 2024 का चुनाव का 7 फेज अपने आप में 7 चुनाव था। सबके नारे अलग, सबके ट्रेंड अलग, सबके स्लोगन अलग, सबके अटैक करने के तरीके अलग अलग। अजीब स्थिति है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई खराब है, हो सकता है ये मैच्योर होते रहे डेमोक्रेसी का भी प्रकटीकरण हो। लेकिन अब देखिए, मेन मीडिया जस्टिफाई करने में लगा है कि ठीक है 400 से नीचे तो आएगा लेकिन सरकार बन जाएगी। और वहीं यूट्यूब चैनल्स कुछ अपवाद को छोड़ दें अगर, तो इस बात को कर, जिसमें योगेंद्र यादव, मैं किनका बात सही होगा ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड और इन चीज़ों की। योगेंद्र यादव 233 बता रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, रवीश कुमार हैं, अभिसार शर्मा हैं, अजीत अंजुम हैं, सत्यहिंदी.com उसमें एक न्यूज़ चैनल है, उसमें भी अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी। दिक्कत क्या है ना कि मेन मीडिया में लोगों की राय भी ठीक से नहीं रखी जाती। एक तो जो लोग मेन मीडिया में जो एंकर हैं, वो एंकर कम और एक्टर ज़्यादा हैं। प्रश्न भी अपने पूछते हैं, जवाब भी अपने देते हैं। और एक अजीब भ्रम और अजीब कन्फ्यूजन है लोगों में कि उदंडता से बात करना और कम्युनिकेशन के जगह पर एग्रेशन दिखाना, ये लोगों ने समझा कि यही अच्छे पत्रकार की पहचान है। पत्रकार अगर बदतमीजी से बात कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, तो इससे यह नहीं साबित होता कि बहुत अच्छा पत्रकार है। लेकिन ऐसा हुआ, और यह भी याद रखा जाएगा 2024 के चुनाव में। ठीक है, कुछ न्यूज यूट्यूब चैनल एंटी बीजेपी और एंटी मोदी स्टैंड के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि आप रवीश कुमार के मुंह से कभी भी अब समस्या यहाँ ये है कि इन लोगों को बीजेपी में नरेंद्र मोदी में कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है, और गोदी मीडिया को नरेंद्र मोदी बीजेपी में कुछ खराब दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज की तारीख में इस देश की प्रबुद्ध जनता, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंफ्यूज्ड है, चूँकि ऐसा बोलना भारतीय जनमानस के विवेक पर प्रश्न उठाना है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये दोनों कन्फ्यूज़न में हैं। ये गलतफहमी मीडिया को, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो मेन मीडिया हो, चाहे अखबार ही क्यों ना हो, कभी ये भ्रम नहीं पाले कि इस देश की प्रजातंत्र, इस देश के डेमोक्रेसी, इस देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को वो दिशा दिखाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि इस देश का जनमानस, इस देश का नागरिक और वोटर्स आज के तारीख में इतने परिपक्व हो चुके हैं कि उनको पता होता है कि किस चीज़ पर वोट देना है। मैंने एक एपिसोड में बताया था, राइज एंड फॉल ऑफ नरेंद्र मोदी। याद रखिए, एक बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा है कि जिन कारणों से किसी व्यक्ति, किसी संस्था का उत्थान होता है, किसी देश का उत्थान होता है, कई बार वही कारण उसके पतन का होता है। यह देश अहंकार, उन्माद, गाली गलौज, उदंडता को कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। मोदी जी ने जिन चीज़ों को हथियार बनाया था, दुर्भाग्य से उसमें से बहुत सारे हथियार वो सेल्फ गोल कर दिए, जिसको ऑटो इम्यून सिंड्रोम बोलते हैं। मैंने एक बार चर्चा भी की थी कि इंदिरा गांधी कि जिन कारणों से पतन हुए, वही कारण इनमें भी आने लगे। इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस आई नाम हो गया। यहाँ भी क्या, बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, गवर्नमेंट मतलब नरेंद्र मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, ये बुमरैंग कर गया। हमने फील्ड में देखा,
जो एनडीए के कैंडिडेट है प्रचार में नहीं जा रहे हैं, रिलक्टेंट हो गए, कंप्लेसेंट हो गए कि मोदी जी के नाम पर ही न वोट देगा, हम क्यों जाएंगे। मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बात हो रही थी कुछ मतदाताओं से और कुछ पॉलिटिकल लोगों से, कहा कि यहाँ के कैंडिडेट तो बोले कि हम तो 5 साल कहीं गए नहीं थे, हमको तो पब्लिक मारेगी। अब जाने मोदी, जाने नीतीश कुमार। इसलिए 2024 के चुनाव में एक जो डेंजरस चीज़ें आई है उसको समझने की ज़रूरत है राजनेताओं को और देश के शासकों को, कि गजब का उदासी और निराशा का माहौल था। आज पटना में हम लोगों ने एक्सटेंसिवली भ्रमण किया, किसी बूथ पर उत्साह नहीं है, देश में भी वही हाल है और ये बहुत खराब चीज़ है। अगर तंत्र से प्रजा गायब हो जाए, इलेक्शन से वोटर गायब हो जाए और ये मीडिया और कुछ बुद्धिजीवी और ये कुछ नेता और ये जो रणनीतिकार है ये समझने लगे कि इलेक्शन तो हम ही कराएंगे, वोट का ट्रेंड तो हम ही चेंज करेंगे, तो ये किसी भी प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पूछेंगे कि क्या आप निराशावादी हैं, नहीं, आई एम शॉर्ट टर्म पेसिमिस्ट बट लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्ट। और ये बात जे.आर.डी. टाटा ने कही थी। उम्मीद है कि देश जब अगले चुनाव में जाएगा तो फोकस लोक पर रहेगा, तंत्र पर नहीं। फोकस प्रजा पर रहेगा, तंत्र पर नहीं। फोकस मुद्दों पर रहेगा, उन्माद पर नहीं। फोकस सिस्टम पर रहेगा, आदमी पर नहीं। और तभी लोकतंत्र जीतेगा और तभी यह देश वाइब्रेंट होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।